लड़की, तुम इधर आओ। जी मैं? नहीं तुम नहीं, तुम्हारे साथ जो सफेद दुपट्टे वाली है वो। सामने बैठे लड़के का इशारा आयत की तरफ था। ये आरजू के साथ चिपक के खड़ी थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ। सामने बैठे लड़के ने दोबारा गुस्से से आयत को सामने आने का कहा। आयत ने डरते डरते कदम आगे बढ़ाए थे। उस लड़के के सामने आकर खड़ी हो गई। इस हालनुमा कमरे में उस लड़के के अलावा दो लड़के और लड़कियां थी। चारों पास खड़े ये तमाशा देख रहे थे, जबकि वो लड़का मुसलसल आयत को घूर रहा था। देखने में तुम बहुत छोटी और मासूम लग रही हो, इसलिए तुम्हें कोई मुश्किल काम नहीं दे रहा। चलो तुम ऐसा करो, डांस करके दिखाओ। उस लड़के ने गौर से सर से पैर तक आयत को देखा था और इसके बाद कुछ सोचते हुए अपना हुक्म जारी किया, जबकि आयत तो ये बात सुनकर ही घबरा गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। मुझे डांस नहीं आता, आयत ने सिर झुकाए आहिस्ता आवाज में कहा। सामने खड़ी लड़की आयत का जवाब सुनकर गुस्से से उसकी जाने पड़ी थी, जब एक लड़के ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक दिया। रुक जाओ लैला, इस लड़की को कुछ मत कहना। चलो ठीक है, अगर तुम्हें डांस नहीं आता तो तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन है, बहुत ही आसान सा। यहाँ मेरे पास आओ और मेरे फेस पर किस करो, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। इस लड़की की बात सुनकर आयत के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसे फौरन से अपना चेहरा ऊपर उठाकर सामने बैठे लड़के को देखा, जो बहुत अजीब नजरों से उसे घूर रहा था। आयत से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, इसलिए उसने सर नफी में हिलाया। तो फिर ठीक है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो कल सुबह तक यूनिवर्सिटी के इस पुराने से कमरे में बंद रहोगी, और जहां पर हम लोगों ने पहले भी एक लड़की को बंद किया था। बेचारी खौफ से मर गई थी। तुम उस लड़की को ले जाओ और उसे भी इसी कमरे में बंद कर दो। लैला ने आयत की तरफ देखकर कदम बढ़ाए थे, जबकि आयत आहिस्ता आहिस्ता पीछे कदम ले रही थी और इसके साथ ही नफी में सर हिला रही थी। अंधेरे से तो उसे बचपन से ही डर लगता था। मैं 5 तक गिनूंगा, अगर इसके अंदर अंदर तुमने मेरी बात ना मानी तो लैला तुम्हें उस कमरे में बंद कराएगी और फिर कल सुबह तुम्हें वहां से निकाला जाएगा, और सुबह तक पता नहीं तुम बचोगे भी या नहीं। आयत को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि कोई उसकी मदद के लिए यहाँ आए, लेकिन उन पांचों के अलावा यहाँ कोई नहीं था, और 5 लोग बिल्कुल एक जैसे थे। अपने डर और खौफ की वजह से ना चाहते हुए भी आयत ने अपने कदम उस लड़के की जाने बढ़ाए थे, जबकि उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। आयत बिल्कुल उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उसके फेस पर किस करती, एक जोरदार मुक्का लड़के के चेहरे पर पड़ा, जिससे वो लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिर गया। बाकी सब लोग भी ये देखकर हैरान थे, वो जो अपने ही मोबाइल पकड़ के खड़े थे ताकि आयत की वीडियो बना सके। सब लोगों के मोबाइल उनके हाथ से छूट गए, क्योंकि सामने खड़ा शख्स बेरहमी से उनके साथी को मार रहा था। ये 5 लोगों का ग्रुप था, जिनमें 3 लड़की और 2 लड़कियां शामिल थी। अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के नाम पर गुंडागर्दी करने आते थे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को तंग करना उनकी आदत थी, और जो कोई भी यूनिवर्सिटी में नया आता उसकी रैगिंग करना तो इन पर जैसे फर्ज था। खासतौर पर वो तीनों लड़के, जो भी नई लड़की यूनिवर्सिटी में आती इसी तरह उसे परेशान करते थे। जियान, छोड़ो इसे। हिम्मत करके एक लड़का आगे बढ़ा, उसने अपने साथी को छुड़वाने की कोशिश की। आए तो ये सब कुछ देखकर अपनी दोस्त आरजू के साथ जाकर खड़ी हो गई। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि उनकी यूनिवर्सिटी का पहला दिन इस कदर बुरा गुजरेगा। यहाँ आने से पहले वो कितनी खुश थी, लेकिन अब जब कुछ उसके साथ हो रहा था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैंने तुझसे पिछली बार भी कहा था, अरसान मलिक तो लड़कियों को परेशान करना छोड़ दे, उनकी मासूमियत का फायदा मत उठाया कर। लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी, इसलिए तूने ये हरकत दोबारा की। जान, आखिरी दफा माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जान की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उन्हीं के ग्रुप का एक लड़का आगे बढ़ा, जब उसे लगा कि हालात अब उसके बस में नहीं रहे। यूनिवर्सिटी के गुंडे हर किसी पर अपना रोब जमाते थे और हर कोई उनसे डरता था, लेकिन जियान सिकंदर एक वाहिद ऐसा इंसान था जिससे वो 5 भी डरते थे। यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट में उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। यही वजह थी कि उन 5 ने भी यहाँ से भागने में ही अपनी खैरियत समझी थी, और अपने दोस्त को जैसे जियान ने मार मार कर बेहाल कर दिया था, उसे भी अपने साथ घसीटते उस खौफ से बाहर की जान पाके थे।
आइंदा अगर तुम लोगों ने किसी भी लड़की को इस तरह परेशान करते देखा तो जो हाल मैं तुम लोगों का करूंगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। एक आखिरी मुक्का उसने नीचे गिरे उस शख्स के मुंह पर मारकर वो पीछे हुआ। अब वो गुस्से से सामने खड़ी आयत को देख रहा था। क्या वो लड़की इतनी बेवकूफ थी कि उसे ये तक मालूम नहीं था कि वो क्या करने जा रही थी? अगर वो वक्त पर ना पहुंचता तो आयत उस लड़की की बात मान लेती और फिर उसके बाद वो लोग उसकी वीडियो बनाकर पूरी यूनिवर्सिटी में फैला देते, उसका यहाँ रहना मुश्किल कर देते। अपने गुस्से पर जब्त करता वो वहां से निकल गया, जबकि आयत और आरजू तो इस हैंडसम को देख रही थी जिसने किसी हीरो की तरह आकर उनकी मदद की थी, और फिर फौरन ही वहां से चला गया। जियान सिकंदर था वो, इतना हैंडसम, यूनिवर्सिटी की हर लड़की उसे पसंद करती थी, हर लड़की का वो क्रश था। उसके एक इशारे पर लड़कियां कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती। यही वजह थी कि जियान सिकंदर को लड़कियां पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अरसान जैसे लड़कों से हमेशा लड़कियों को बचाता था। बहुत सारी लड़कियां तो जियान के पीछे थी, वो भी उनके साथ वक्त गुजारता था, लेकिन वो लड़कियां अपनी मर्जी से जियान के साथ वक्त गुजारती, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता था। मगर मोहब्बत का उसकी जिंदगी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। आज का पहला दिन ही कितना बुरा गुजरा। मैंने क्या कुछ सोचा था, हम दोनों एक साथ होंगे, कितना मजा आएगा, लेकिन सब कुछ खराब हो गया। हमें इस लड़की की बात मानकर वहां जाना ही नहीं चाहिए था। वो दोनों बाहर आकर कैंटीन में बैठी थी, जब आयत मुसलसल इस वाक़े का सोचकर परेशान और उदास हो रही थी, जबकि आरजू वो तो बस खामोश बैठी किसी सोचों में गुम थी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम यानी कौन सी ख्यालात में खोई हुई हो? कहीं नहीं यार, मैं तो यही सोच रही हूँ कि जो कुछ आज हुआ, उस हैंडसम ने आकर किस तरह से हमारी मदद की थी यार। वो आयत कितना खूबसूरत था, काश वो मुझे मिल जाए। अगर वो मेरा हो जाए तो मुझे दुनिया से और कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे उससे पहली नजर की मोहब्बत हो गई है। आरजू तो जियान की दीवानी हो गई थी। बस कर दो आरजू, तुम्हें तो आए दिन किसी न किसी से पहली नजर की मोहब्बत हो जाती है। अभी पिछले हफ्ते हमारे कॉलेज के नए प्रोफेसर से तुम्हें मोहब्बत हो गई थी, और अब यूनिवर्सिटी में आते ही तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो गई। हाँ तो किसने कहा है इंसान को मोहब्बत सिर्फ एक इंसान से होती है? एक से ज्यादा लोगों से भी मोहब्बत हो सकती है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अभी हमें घर चलना चाहिए। वैसे भी जो कुछ हुआ है उसके बाद मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा है। आयत ने घर जाना ही बेहतर समझा था, जबकि आरजू भी उसके साथ चल पड़ी। आयत और आरजू दोनों बचपन की सहेलियां थी। उन्होंने अपना स्कूल और कॉलेज एक साथ मुकम्मल किया था। आयत का ताल्लुक एक बड़े और अमीर घर से था। हैदर कुरैशी की इकलौती बेटी आयत कुरैशी, जिन्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। इनकी बीवी का काफी साल पहले ही इंतकाल हो गया था, और इसके बाद से ही आयत उनके लिए सब कुछ थी। इसलिए वो आयत के मामले में हद से ज्यादा हसास हो गए। ना अकेले उसे घर से बाहर जाने देते और ना ही ज्यादा दोस्त बनाने देते, क्योंकि उन्हें आयत के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं था। यही वजह थी कि घर में रहकर आयत बहुत ही डरपोक और बुज़दिल हो गई थी। उसे लोगों से बात करना, उन्हें जवाब देना नहीं आता था। आयत कुरैशी शुरू से ही बहुत मासूम थी, और कुछ घर में हर वक्त कैद रहने की वजह से वैसे ही हो गई थी। कोई भी उसे कुछ भी करने कहने को कहता तो उसकी बात मान लेती। आरजू एक ऐसी लड़की थी जो आयत की बेस्ट फ्रेंड थी और बचपन से आयत के साथ थी। आरजू का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, मगर आयत अपनी इकलौती दोस्त के बगैर एक लम्हा नहीं गुजारती थी। इसीलिए कुरैशी साहब ने आरजू की पढ़ाई का खर्चा बचपन से उठाया था और हमेशा से उसे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन दिलाया था, जहां आयत चाहती ताकि वो आयत के साथ रहे, उसका ख्याल रख सके। और आरजू अपनी मासूम सी छोटी सी बेस्ट फ्रेंड का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती थी। इतने दिनों बाद तुम आज यूनिवर्सिटी आए हो और अभी भी खामोश बैठे हो। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? बहुत कुछ, अरसलान ने सामने बैठे हुए संजीदगी से जवाब दिया, जब उसके दोस्त अरहम ने उसकी जानिब देखा। जब पिछले आधे घंटे से अरसलान मुसलसल देख रहा था, जहाँ सामने घास पर आयत आरजू के साथ बैठी किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। नॉट अगेन यार, अगर तुम आयत के बारे में सोच रहे हो तो मेरे दोस्त अपनी सोच को बदल लो, क्योंकि पिछली बार तो जियान ने जाने क्या सोच कर छोड़ दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि अब वो जान से ही मार दे। तुम मुझे जियान के नाम से डरा रहे हो? अरसलान ने आंखें छोटी करके अपने दोस्त को देखा। मुझे तुम्हें उससे डराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम ऑलरेडी उससे डरते हो, और डरना भी चाहिए,
क्योंकि वो बहुत पावरफुल इंसान है। तुम शायद भूल रहे हो अरसलान, इसके बाद ना सिर्फ ताकत है बल्कि दौलत में भी वो काफी स्ट्रांग बंदा है। उसका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए तुझे समझा रहा हूँ कि एक लड़की के चक्कर में पड़कर अपना फ्यूचर बर्बाद मत कर। जियान सिकंदर को तो तू भी अच्छी तरह जानता है, और मैं भी। वो इंसान किसी हद तक भी जा सकता है, कोई नहीं जानता कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। और हमने उसे समझाने की कोशिश की थी, तो उसके डर की वजह से मैं हार मान जाऊं और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं और उस 2 टके की लड़की से अपनी बेइज्जती का बदला भी ना लूं। इसकी वजह से अरसलान ने मुझे सबके सामने जलील किया था। अब जब तक मैं उस लड़की को सबके सामने जलील नहीं करूंगा, मुझे सुकून नहीं आएगा। और वैसे भी पहली ही नजर में उस लड़की पर मेरा दिल आ गया है। कमाल का हुस्न है, अरसलान ने अजीब नजरों से आयत को देखते हुए कहा था। और वैसे भी वो कौन सा पूरा वक्त यूनिवर्सिटी में उस लड़की के पीछे पीछे है। बाद में हम साफ मुकर जाएंगे कि हमें क्या मालूम, उसके बाद कोई सबूत नहीं होगा, तभी वो हम पर हाथ डालेगा ना। और एक बात फिर सोच लो अरसलान, के ही ऐसा ना हो कि उस लड़की के चक्कर में हम बुरी तरह फंस जाएं। और अगर इस दफा पकड़े गए तो अजियान सिकंदर इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। यार तुम तो इस कदर एक तो डरपोक हो कि कभी कभी तो मुझे हैरत होती है कि तुम मेरे दोस्त कैसे बन गए हो। जान सिकंदर तो इस वक्त कुछ करेगा ना, जब उसे कुछ पता चलेगा। तो बस देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। आयत कुरैशी आप ही है ना? एक लड़की ने उन दोनों के पास आकर आयत को मुखातिब किया। जी मैं ही हूँ आयत कुरैशी, आपको सर वलीद ऊपर होने वाली क्लास में बुला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स उन्होंने आपको देने हैं। वो लड़की कहकर चली गई। सर वलीद ने आज क्लास में आयत को नोट्स देने का कहा था, इसलिए आयत फौरन से खड़ी हो गई। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं ना, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम ऐसा करो, कैंटीन में जाकर खाने के लिए कुछ ऑर्डर करो। जब तक हमारा लंच आएगा तब तक मैं नोट्स लेकर आ जाऊंगी। बस नोट्स ही तो लेने हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। आरजू भी कैंटीन की जानिब चली गई, जबकि आयत उस लड़की के बताए हुए कमरे की जानिब चल पड़ी। एक कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सरवलीद तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। अचानक से कमरे का दरवाजा बंद हुआ था। कौन है यहाँ? आयत अब सच में घबरा गई, और जान तो तब निकली जब उसने अपने सामने खड़े अरसलान को देखा। ओ तो आयत डार्लिंग, तुम आ ही गई मेरे बुलाने पर। उस दिन तो उस हीरो ने आकर तुम्हें मुझसे बचा लिया, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं आने वाला, क्योंकि यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट नीचे ग्राउंड में मौजूद हैं। ऊपर किसी की कोई क्लास नहीं, और तुम्हारा वो हीरो भी आज यूनिवर्सिटी नहीं आया। तो आज ये भूल जाओ कि कोई तुम्हें मुझसे बचाने के लिए यहाँ आएगा। अरसलान कदम कदम चलता आयत के करीब आया, जबकि वो पीछे कदम की जानिब ले रही थी। नहीं मेरी जान, इस तरह नहीं देखो। अगर तुम इस तरह से करोगी तो तुम्हारा भी वक्त ज़ाया होगा और मेरा भी। अब जबकि तुम पास हो कोई रास्ता नहीं, तो तुम खामोशी से मेरी बात मान लो, इसलिए तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। अरसलान उसके करीब पहुंचकर एक झटके से उसका बाजू पकड़कर अपने सामने करने लगा। इससे पहले कि आयत शोर मचा दी, उसने अपना हाथ आयत के मुंह पर रख दिया। जरा सी आवाज मत निकालना, जितना शोर मचाओगी उतना ज्यादा बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। उस दिन तुम्हारी वजह से उस ज्ञान ने मेरी क्या हालत की थी, आज मैं तुम्हारी हालत उससे भी बुरी कर दूंगा। अरसलान ने ये कहकर उसके दुपट्टे को हाथ लगाया था, जब पीछे से किसी ने बालों से पकड़कर उसे घसीटा और फिर बिना सोचे समझे मारना शुरू कर दिया। कमीने इंसान, मैंने तुझसे कहा भी था कि इस लड़की से दूर रहना, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। उस दिन तुझे सही सलामत छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तुझे क्या लगा था तू जो कुछ करेगा मुझे पता नहीं चलेगा? तेरी हिम्मत भी कैसी उसे हाथ लगाने की? जियान उसे मारने के साथ साथ गुस्से से बोल रहा था, जबकि आयत ये सब देखकर ही डर गई थी। वो खामोशी से दीवार के साथ लगकर बैठ गई, जैसे कोई छोटा सा सहमा हुआ बच्चा एक कोने में बैठ जाता है। जियान बस कर दे, छोड़ दे उसे, वो मर जाएगा। उस टाइम की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो होशो हवास से बेखबर जमीन पर पड़ा था। जियान ने उसे मार मार कर उसकी हालत बुरी करती थी। जब मुसलसल से मारने से जियान की अपनी हालत भी काफी खराब हो गई थी। वो पूरी तरह पसीने में भीग गया था। जब कमरे में किसी ने आकर जियान को बड़ी मुश्किलों से काबू किया और अरसलान से दूर किया। ले जाओ उसे यहाँ से, और जानते हो ना इसके साथ क्या करना है? ये लड़का आज के बाद मुझे इस यूनिवर्सिटी में दिखाई ना दे।
जियान ने अरसलान की तरफ इशारा करते उस आने वाले शख्स को सारी बात समझा दी थी। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, इसलिए गुस्से से उसने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी, जो कि पसीने से भीग चुकी थी। जैसे ही वो पीछे पलटा तो उसकी नजर आयत पर गई, जो एक कोने में बैठे मुसलसल रो रही थी। जियान उसकी तरफ गया और खुद भी जमीन पर घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। जियान ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। जियान को अपने सामने देख आयत फौरन उसके सीने से लग गई। वो बहुत बुरा है, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। आयत रोते हुए मजीद उसके साथ रख गई। जियान को एक लम्हा लगा उस लड़की की ज़हनी हालत समझने में। डर की वजह से शायद वो अपने होशो हवास में नहीं थी, इसलिए जियान की इस कदर करीब हो गई थी। "श्श, कुछ नहीं होगा। जियान ने भी उसे अपने साथ लगाकर पुरसुकून करने की कोशिश की। वो फिर से आ जाएगा। आयत फिर से ये कहकर रोने लगी थी। इधर मेरी तरफ देखो, कोई नहीं है यहाँ, मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं करेगा। जियान आयत का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे समझा रहा था। मैं आ गया हूं ना, अब कुछ नहीं होगा और ना मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। आयत उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी आंखों में सच्चाई थी, और जिस तरह 2 मर्तबा उसने आयत को बचाया था, आयत को यही लगने लग गया था कि ये शख्स हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। और वाकई वो आ गया था, आयत के पास था, इसलिए अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चलो उठो यहाँ से, अपने आंसू साफ करो। तुम्हारी दोस्त नीचे तुम्हारा वेट कर रही है, उसके पास जाओ, मुझे भी एक काम पर जाना है। जियान ने जैसे ही जाने की बात की, आयत ने दोबारा से उसे अपनी मजबूती से थाम लिया। नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जाए, आप चले जाएंगे तो वो फिर से आ जाएगा। आयत किसी छोटे बच्चे की तरह उसके साथ लगी उसे कहीं भी जाने नहीं दे रही थी, जबकि जियान तो उस लड़की की मासूमियत देखकर ही केक हो गया था। क्या जियान का उसके करीब होने से इतना उसे तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था कि उससे अलग होने को तैयार ही नहीं थी। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे पास हूँ। जियान समझ गया था कि आयत बहुत ज्यादा डर गई है। अगर वो आयत को छोड़कर चला गया तो वो और ज्यादा घबरा जाती, इसलिए फिलहाल कुछ वक्त आयत के पास रुकना ही बेहतर समझा था। आयत को इस तरह अपने साथ लगाए उसके साथ ही जमीन पर बैठ गया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। थोड़ी ही देर बाद आयत थोड़ी सी संभल गई, इसलिए उठकर बैठ गई, मगर जब सामने बैठे शख्स पर नजर पड़ी तो शर्म से अपना चेहरा झुका लिया। सामने ही जियान बिना शर्ट के उसके साथ लगकर उसके बहुत करीब बैठा था। अरसलान भी बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका चौड़ा सीना, फूले हुए मसल्स, माथे पर बिखरे बेतरतीब से बाल, गर्मी की वजह से चेहरे पर हल्का फुल्का पसीना अभी भी मौजूद था। आयत ने दिल में सोचा कि वो शख्स वाकई में खूबसूरत था और उतना ही अच्छा था। जियान ने उठकर फौरन अपनी शर्ट पहनी। वो दोबारा से आयत के साथ आकर बैठ गया। अपना फोन मुझे दो। फोन मांगते आयत ने हैरत से जियान की तरफ देखा और फिर फौरन से अपने बैग से अपना फोन निकालकर उसे थमा दिया। थोड़ी ही देर बाद जियान ने उसका फोन उसे वापस कर दिया था। मैंने अपना नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है और तुम्हारा नंबर मेरे पास सेव है। कभी भी कोई परेशानी हो या किसी भी चीज का डर लगे, फौरन मुझे फोन कर देना, मैं फौरन से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब डरने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। वो लड़का आज के बाद तुम्हें यूनिवर्सिटी में कहीं दिखाई नहीं देगा। उसके अलावा और भी कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो फौरन से मुझे बताओगी। जियान अभी भी उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बच्चों की तरह हर एक बात समझा रहा था। आयचू उसे गौर से देख रही थी, उसकी बातों को समझ रही थी। चलो उठो, काफी देर हो गई है, अब यहाँ से फौरन कैंटीन में अपनी दोस्त के पास जाओ और किसी से भी इस बारे में कोई भी बात मत कहना। जो कुछ भी इस कमरे में हुआ, किसी से भी इस बात का जिक्र मत करना, यहाँ तक कि अपने दोस्त को भी इस बारे में कुछ नहीं बताओगी। आयत ने ना में सर हिलाया और कैंटीन की तरफ चलती, जबकि जियान भी वहां से जा चुका था। यार, तुमने कितनी देर लगा थी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? और ये क्या हुआ है, तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आयत जैसे ही कैंटीन वापस आई, आरजू ने उसे देखकर घबरा गई और कहने लगी, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जल्दी जल्दी भाग कर आई, इससे सांस फूल गया था। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हें तो बस नोट्स लेने थे और वापस आना था। आयत, सब कुछ ठीक है ना? मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर ने मुझे एक काम दे दिया था, उसी को करने में टाइम लग गया। अब जल्दी से लंच खत्म करो, फिर घर भी जाना है। उसकी बात सुनकर वो खामोश हो गई थी, क्योंकि आयत ने कभी उससे कुछ नहीं छुपाया था। अपनी हर बात वो आरजू को बताती थी। और अब जबकि वो कह रही थी कि वो कुछ नहीं
हुआ है तो आरजू को भी यही लग रहा था कि कुछ नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग, कैसा है मेरा बच्चा? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, और पढ़ाई कैसे जा रही है मेरे बच्चे की? यूनिवर्सिटी में कोई मसला तो नहीं है? किसी स्टूडेंट ने या किसी प्रोफेसर ने कुछ कहा तो नहीं? हैदर कुरैशी बहुत मोहब्बत से अपनी जान से अजीज बेटी से पूछ रहे थे कि कहीं उसकी वजह से कोई परेशानी तो नहीं हुई। नहीं बाबा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और वैसे भी आरज़ू हमेशा हर जगह मेरे साथ तो होती है, इसलिए आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। मेरी बेटी जितनी भी बड़ी हो, मेरे लिए वो बिल्कुल छोटी सी गुड़िया है। बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी जा रही है और आपको पता है वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। आयती जान के बारे में सोचते हुए बताया, क्योंकि आजकल उसके जहन में ज्ञान के अलावा और कुछ आता ही नहीं था। सब लोग बहुत अच्छे हैं, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? हैदर कुरैशी फौरन अपनी बेटी की जानिब मुतवज्जा हुआ। उन्होंने तो कभी भी आयत को किसी दूसरे शख्स से बात करते नहीं देखा था। बचपन से आरजू ही उसकी बेस्ट रही थी और वही उसके करीब रहती थी, और ना ही उसने कभी आयत के मुंह से किसी तीसरे इंसान का नाम सुना था या किसी की तारीफ सुनी थी। मेरा मतलब है बाबा, वहां पर और भी बहुत सारी लड़के हैं जो बहुत अच्छी हैं, और वहां के प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं। आयत बेटा, मेरी बात को बहुत गौर और ध्यान से सुनो। यूनिवर्सिटी में किसी से भी दोस्ती करने की जरूरत नहीं। आरजू के अलावा आपको कोई और दोस्त नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा, मैं कोई और दोस्त क्यों नहीं बना सकती? आयत ने मासूम से शक्ल बनाकर पूछा। पहली मर्तबा अपने बाप से ही सवाल किया था। मेरी गुड़िया भी बहुत छोटी है और मासूम है, जबकि लोग बहुत तेज होते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी मासूम सी बच्ची को मासूमियत का फायदा उठाए। बस यही वजह है मेरे बच्चे कि मैं आपको दूसरे लोगों से दूर रखता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी में कोई नई सहेली बना ली है? अगर ऐसा है तो फौरन अपनी दोस्ती खत्म कर दे। अपने बाबा के मुंह से ये सब सुनकर आयत तो उदास हो गई। उससे पहले भी उसके बाबा उसे किसी और के करीब नहीं होने देते थे, लेकिन आज पहली मर्तबा आयत को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, और वजह ज़ियान था। तो क्या मैं ज़ियान से बात भी नहीं कर सकती? लेकिन वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बाकी सबकी तरह नहीं है। उसने तो मेरी मदद की है, 2 मर्तबा मुझे बुरे लोगों से बचाया। और उसने तो ये भी कहा था कि मुझे कोई भी परेशानी हो तो मैं इसे बताओ। बाकी लोगों के जैसा नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है। क्या मुझे बाबा को ज़ियान के बारे में बताना चाहिए? नहीं, अगर मैंने बाबा को ज़ियान के बारे में बताया तो वो सबकी तरह उसे भी गलत समझेंगे, और मुझे किसी कभी इस बात पे इससे बारे में बात नहीं करेंगे। और वैसे भी मुझे कौन सा उससे कोई खतरा है, बल्कि वो तो मेरी हिफाजत करता है। इसलिए मैं बाबा को ज़ियान के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। आयत ने दिल ही दिल में ये बात सोच ली थी, और वो अपने इस फैसले पर खुश और मुतमईन भी थी, क्योंकि वो किसी कीमत पर ज़ियान सिकंदर से दूर नहीं होना चाहती थी। उस शख्स ने 2 ही मुलाकातों में आयत के दिल में अपनी जगह बना ली थी, और आयत का ज्यादा वक्त ज़ियान सिकंदर के बारे में सोचते हुए गुजर जाता था। यूनिवर्सिटी में भी वो चुप चुप ज़ियान को देखती रहती। वो हैंडसम सा लड़का कब आयत के दिल में अपनी जगह बना गया, उससे आयत भी अनजान थी। लेकिन ये बात सच थी कि आयत कुरैशी को ज़ियान सिकंदर से मोहब्बत हो गई थी। यही वजह थी कि आयत ने जिंदगी में पहली मर्तबा अपने बाबा से कुछ छुपाया था, क्योंकि उस शख्स को खोना नहीं चाहती थी। आयत के पास ज़ियान का नंबर था, इसलिए वो किसी न किसी बहाने उसे मैसेज करती थी, और ज़ियान भी उसकी हर बात का जवाब देने लगा था। आरजू, जल्दी चलो, हम लोग पहले ही 10 मिनट लेट हो चुके हैं। आज तो सच में प्रोफेसर से बहुत ही डांट पड़ेगी। मोहतरमा, अगर इतना ही डर रहा है तो घर से जरा जल्दी निकल आना था। मैं पिछले आधे घंटे से गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यार, तुम्हें तो पता है ना, सुबह उठना मेरे लिए कितना मुश्किल है। यार, तुम फिर भी देखो, अपनी नींद को एक तरफ करते वक्त पर मैं पहुंच जाते। बस आज थोड़ी सी देर हो गई थी। और ये बात आरजू से बेहतर कौन जाना था कि आयत को नींद से जगाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम था। अच्छा, अब इतनी भी क्या जल्दी है? देर तो हो ही गई है। अब आराम से चलो, ये ना हो कि जल्दी के चक्कर में और ज्यादा देर हो जाए। आयत जो आरजू का हाथ पकड़कर तेज तेज कदमों से चलती जा रही थी, एक तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे वो भाग रही हो। उसकी जल्दबाजी देखकर आरजू ने उसे टोका, लेकिन आयत कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी। आयत आरजू का हाथ पकड़े उसे अपने साथ खींचते हुए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी, जब सामने से आती एक लड़की से पूरी तरह से टकराई थी। आरजू उसके पीछे थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने से बच गई, लेकिन उसका पांव बुरी तरह मुड़ गया था। मैंने तुमसे कहा भी था
कि ध्यान से चलो, चोट दिखाओ मुझे। आयत का अपना पाँव पकड़कर वहीं सीढ़ियों में बैठकर रोने लगी, जबकि आरजू परेशानी से नीचे बैठकर उसका पाँव पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर आयत तो उसे हाथ पे लगाने नहीं दे रही थी। तुम मुझे दिखाओ ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी चोट लगी है कि नहीं? ठीक कैसे होगा? तुम अगर हाथ नहीं लगाने दोगी, मुझे दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा चलो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। आरजू जल्दी से खड़ी हो गई और उसने आयत को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन आयत तो बस रोने में मसरूफ थी। मैं नहीं चल सकती, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। आरजी को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। आयत को अच्छी तरह से जानती थी, छोटी सी चोट भी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी और इस तरह से रोना वो शुरू कर देती। आयत, मेरी जान, तुम उठो, मेरे साथ चलो। यहाँ बैठे रहने से तो ठीक नहीं होगा ना कुछ। मैं नहीं चल सकती ना। अच्छा भी ठीक है, मैं अंकल को कॉल करती हूँ। जब आरजू को कोई और बात समझ ना आई तो उसने आयत के बाबा को कॉल करना ही बेहतर समझा, क्योंकि वही आयत को संभाल सकते थे। आयत बचपन से उसी की थी, बहुत हिसास, छोटी सी चोट लग जाती थी तो वो चुप नहीं होती थी। सिर्फ इसके बाबा ही थे जो उसे संभाल सकते थे। आरजू जो बचपन से उसके साथ थी, लेकिन फिर भी ऐसे हालात पे आयत को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। यही बाबा को नहीं, जियान को बुला दो प्लीज, जल्दी, मुझे दर्द हो रहा है। आयत के मुंह से जियान का नाम सुनकर आरजू हैरान हुई। अगले पल आयत ने जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर जियान को फोन किया, लेकिन तकलीफ की वजह से उससे बात नहीं की जा रही थी। जब आरजू ने आगे बढ़कर उसके हाथ से मोबाइल पकड़ लिया, सामने से उसे जियान की परेशान आवाज सुनाई दी, जब फिक्रमंदी से बार बार वो आयत का नाम ले रहा था। आरजू ने आयत की चोट का बता दिया था और फिर ठीक 2 मिनट बाद ही जियान भागता हुआ इस तरफ आया। आयत, यहाँ देखो, मेरी तरफ, क्या हुआ है? जियान ने आयत के करीब बैठकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। रोने की वजह से उसकी आंखें भी सुर्ख हो गई थी। वहां पर सब लोग, उस खास तौर पर लड़कियां, रुक रुक कर जियान को देख रही थी। वो लड़का जिसने आज तक किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, वो एक लड़की से बैठकर इतनी मोहब्बत से इस तरह बात कर रहा था। लेकिन हैरतों के बाहर तो अगले लम्हे सब पर टूटे जब जियान ने नीचे झुककर आयत का पांव पकड़ लिया। सब लोग मुंह खोले ये मंजर देख रहे थे। वो मगरूर सा लड़का जिसने आज तक झुककर अपनी गिरी हुई चीज तक नहीं उठाई थी, वो आज झुककर एक लड़की के पांव को देख रहा था। बहुत सी लड़कियां तो हसद से और बहुत सारी लड़कियां रश्क से मंजर देख रही थी। आयत का पांव पूरा सुर्ख हो गया था। जियान ने एक नजर उसके पांव को देखा और एक नजर रोती हुई आयत को। उसे सख्ती से उसका पांव पकड़ा हुआ था और यही वो कह रही थी कि उसे दर्द हो रहा है। अच्छा, रोना नहीं है, बिल्कुल चुप, अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दर्द भी अभी खत्म हो जाएगा। जियान भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गया था, इसलिए उसने फौरन से आयत को अपने बाजू में उठाया और बाहर की जानिब भागा, जबकि आरजू तो ये सब देखकर ही हैरान थी। वो भी तेज तेज कदमों को देखकर ही हैरान थी, अभी तेज तेज कदमों से उनके पीछे चल पड़ी। ठीक है, अब दर्द तो नहीं हो रहा? थोड़ा थोड़ा, डॉक्टर ने आयत की पांव पट्टी करते हुए पूछा। यूनिवर्सिटी से लेकर अस्पताल तक आयत एक लम्हे के लिए भी जियान का बाजू नहीं छोड़ा था, और जियान ने भी एक लम्हे के लिए भी उसे खुद से अलग नहीं किया था। वो हॉस्पिटल में भी उसे किसी बच्चे की तरह अपने साथ लगाकर बहुत ही प्यार और नरमी से पूछ रहा था कि अब उसे दर्द तो नहीं है। आयत के थोड़ा थोड़ा कहने पर वो परेशान हो गया। डॉक्टर, आयत को अभी भी दर्द हो रहा है, आप ठीक से ट्रीटमेंट करें। इस बार जियान का लहजा काफी सख्त था। डॉक्टर भी एक लम्हे के लिए घबरा गई थी। देखिए जियान साहब, उनके पैर में चोट लगी है, थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ना, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हें ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है तो हम इंजेक्शन लगा देते हैं, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रहा। इंजेक्शन का नाम सुनते ही आयत फौरन से अपनी बात बदल गई थी। जियान भी उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया। वो समझ गया था कि आयत की बाकी लड़कियों की तरह इंजेक्शन से कुछ ज्यादा ही डरती है। आयत, काफी देर हो गई है, मेरे ख्याल में अब हमें घर चलना चाहिए। आरजू, जो कि काफी देर से एक तरफ खामोशी से खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, आखिरकार बोल पड़ी। आयत और जियान ने दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। वक्त तो वाकई में ज्यादा हो गया था। जियान ने दोबारा से आयत को अपने बाजू में उठाया और गाड़ी तक लाया। आयत ने घर पहुंचकर आरजू को हर बात बता दी थी कि किस तरह से जियान अब तक उसकी मदद कर रहा था
और किस तरह से उसने उसे बचाया था। आयत की आंखों में उस जियान के लिए पसंदगी बहुत अच्छी तरीके से दिख चुकी थी और आरजू बस यही दुआ करती थी कि उसकी दोस्त इसी तरह खुश रहे जिस तरह से आज जियान ने उसका ख्याल रखा था। आरजू दिल से मुतमईन और खुश थी। वो भी अपनी दोस्त के लिए एक ऐसा ही इंसान चाहती थी जो बिल्कुल उसके बाबा की तरह उसका ख्याल रखता हो। इसलिए अपनी दोस्त की खुशी में वो खुश थी। आयत और जियान में अक्सर बातचीत होती रहती थी। जियान यूनिवर्सिटी में हर मुमकिन तरीके से उसका ख्याल रखता था क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि लड़की किस कदर लापरवाह है। यहाँ तक कि जियान उसके खाने का भी ख्याल रखता था। आरजू भी आयत को जियान के साथ अकेला छोड़ देती थी ताकि वो दोनों एक साथ वक्त गुजारे। अभी थोड़े ही वक्त में आयत जियान के साथ हद से ज्यादा अटैच हो गई थी। यहाँ तक कि उसके बगैर एक मिनट भी यूनिवर्सिटी में नहीं गुजारती थी। दिल ही दिल में आरजू को आयत की फिक्र भी थी। वो जिस हद तक जियान के साथ अटैच हो गई थी वो ठीक नहीं था। अगर जियान किसी वजह से उससे दूर चला जाता तो आयत उसके बगैर कभी जी ही नहीं सकती थी। लेकिन उसे जियान पर भी यकीन था कि कभी भी आयत को नहीं छोड़ेगा क्योंकि जियान की आंखों में इसने आयत के लिए मोहब्बत देखी थी। आरजू, तुमने देखा, उसने मुझसे बात की, मुझे इग्नोर करके उस लड़की के साथ चला गया। आयत पिछले 1 घंटे से मुसलसल रो रही थी। वजह जियान का नजरअंदाज करना था, जबकि आरजू भी इसकी बात पर काफी परेशान थी। जियान ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था और आज पहले मर्तबा वो आयत को नजरअंदाज करके किसी और लड़की के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर चला गया था। आरजू ने बहुत मर्तबा उसे फोन भी किया लेकिन उसे ये कहकर कॉल बंद कर दी कि वो बिजी है। और फिर उस दिन के बाद से वो अक्सर ऐसा होने लगा। जियान जानबूझकर आयत को नजरअंदाज करने लगा था। वो आयत के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल था। आयत, मेरी जान, हो सकता है वो वाकई अपने किसी काम में बिजी हो। तुमने क्यों उससे बात को अपने ज़हन पर सवार कर लिया? वो अपनी क्या हालत बना ली है? चलो उठो, कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे जियान से बात करनी है। आयत सुबह से यही जिद लगाए बैठी थी कि उसे जियान से ही बात करनी है। कल रात से उसे बहुत तेज बुखार था। उसकी वजह से वो आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी। आरजू भी उसके पास यही रुक गई थी। आयत ना तो कुछ खाने के लिए तैयार थी और ना ही कोई मेडिसिन लेने के लिए तैयार थी। आरजू ने बहुत मर्तबा जियान को फोन करने की कोशिश की लेकिन वो उसकी कॉल हर बार ही बंद कर देता था। आखिर वही हुआ था जिसका डर था। अच्छा, तुम ये दवा ले लो, जियान से मेरी बात हुई है, वो थोड़ा सा बिजी है, कुछ देर में तुमसे बात करेगा। आरजू ने अपनी तरफ से झूठ बोल दिया था। मुझसे ज्यादा कौन सा जरूरी काम होगा? तुमने बताया नहीं उसे कि मैं बीमार हूँ। तुम इसे बताओगी तो सारे काम छूटकर आ जाएगा और जब वो आ जाएगा फिर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आयत की बातें आरजू को और तकलीफ दे रही थी। 2 दिन इसी तरह गुजर गए थे लेकिन जियान ने आयत से कोई राब्ता नहीं किया था। आरजू, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, तुम कहीं नहीं जा रही, आराम से यहीं बैठ जाओ जब तक तुम्हारी तबीयत बेहतर नहीं हो जाती। हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे जियान से मिलना है यार, मुझे उससे बात करनी है, तो प्लीज एक दफा यूनिवर्सिटी ले जाओ मुझे, मैं बस उससे बात करके वापस आ जाऊंगी। आरजू को अपनी इस मासूम सी दोस्त पर बहुत तरस आया। 2 दिन के बुखार ने उसकी हालत खराब कर दी थी। असल में तो उसकी ये हालत बुखार की वजह से नहीं बल्कि जियान के नजरअंदाज करने की वजह से थी। आरजू ना चाहते हुए भी उसे यूनिवर्सिटी अपने साथ ले आई थी। जब सामने उसे जियान अपने दोस्तों के साथ दिखाई दिया, आयत को उसके पास छोड़कर कंटीन में उसका इंतजार करने लगी। जियान, मुझे आपसे बात करनी है। जियान आयत को लेकर यूनिवर्सिटी की पिछली साइड पर आ गया था जहाँ पर बहुत कम लोगों का आना जाना था। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आपको पता है ना, मुझे इतना ज्यादा बुखार था, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? अब क्या हो गया है? आयत ने रोते हुए जियान से सवाल किया। एक लम्हे के लिए तो उस लड़की की हालत देख जियान को बहुत अफसोस हुआ लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा फेर लिया। आयत, हम साथ नहीं रह सकते, अब जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे लड़कियों की मोहब्बत पर भरोसा नहीं है, बल्कि मुझे मोहब्बत पर ही भरोसा नहीं है, लेकिन मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, तो फिर आज की रात मेरे साथ गुजारो, मैं तुम्हारी मोहब्बत को मान जाऊंगा। आपके साथ? लेकिन मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? तुम चाहती हो ना, मुझे तो मेरी शर्त माननी होगी। क्या परेशानी है? बस एक रात है, मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी 2 टके की मोहब्बत पर ईमान ले आऊंगा और ना आज के बाद कभी मुझे तुम देख नहीं पाओगी। इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल करती, जियान गुस्से से उसकी जानी पलटा और गुस्से से उस पर दहाड़ा।
और गुस्सा देखकर उसका आयत भी डर गई। आयत के मासूम चेहरे को देखकर जैन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि गुस्से में वो कितना गलत कह गया था। उसने आयत को मोहब्बत को 2 टके का कहा था। देखो आयत, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बाबा की इजाजत के बगैर एक कदम नहीं उठाती हो। ऐसे में तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। अगर कल को तुम्हारे बाबा हम दोनों को अलग करते हैं और इस रिश्ते के लिए ना माने तो क्या होगा? इसलिए बेहतर यही है कि हम दोनों अपना अपना रास्ता अलग कर लें। तुम अपने बाबा के डर की वजह से एक रात मेरे साथ नहीं रुक सकती, तो सारी जिंदगी मेरे साथ कैसे गुजारोगी? नहीं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन लेकिन क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है। लेकिन बाबा तो शाम के बाद मुझे घर के लॉन में जाने की इजाजत ही नहीं देते, तो मैं आपसे मिलने कैसे आऊंगी? ये तुम खुद सोचो। ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है कि मैं यूनिवर्सिटी के बाद 10 मिनट तक तुम्हारी गाड़ी में इंतजार करूंगा। अगर वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरी मोहब्बत के लिए अपने बाबा से लड़ सकती हो, तो फिर कुछ भी करके आज आ जाना। अगर तुम ना आई तो इसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। जियान अपनी बात कहकर चला गया था, जबकि पीछे आयत परेशानी से ये सोच रही थी कि वो अपने बाबा से क्या झूठ बोलेगी। जियान तो उसे अपने सामने देखकर ही हैरान था। उसे लगा था कि आयत जितनी बुजदिल और डरपोक है, वो कभी नहीं आएगी। वो कहीं ना कहीं वो दिल से भी चाहता कि आयत ना आए, लेकिन आयत को अपने सामने देख वो वाकई हैरान था। तो क्या वो वाकई लड़की इससे इतनी मोहब्बत करती थी? आयत की गाड़ी में बैठते उसने गाड़ी स्टार्ट की थी। बाबा से क्या झूठ बोला तुमने? उसने उनसे कहा कि मैं आरजू के साथ हूँ, क्योंकि हम दोनों को यूनिवर्सिटी में कोई जरूरी काम है। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मुझे रुकने की इजाजत दी है। जियान उसकी बात सुनकर खामोश हो गया था। 20 मिनट बाद गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रुकी और जियान आयत को लेकर अपने अपार्टमेंट में आया, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। आयत सामने सोफे पर बैठ की जबकि जियान थोड़ी ही देर बाद उसके लिए जूस ले आया। आप इस घर में अकेले रहते हैं? हाँ। और आपकी फैमिली, आपकी मम्मा और आपके बाबा, क्या वो आपके साथ नहीं रहते? नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है। जियान दोबारा से उठकर किचन में चला गया था। आयत उसके पीछे आई। क्या खाओगी? मुझे भूख नहीं है। जियान ने उसके चेहरे की तरफ देखा, जो कि काफी मुरझाया हुआ था। उसे अपने रवैये पर अफसोस था। वो जानता था कि आयत की तबीयत ठीक नहीं। अभी भी उसे आयत की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो उसके पास आया और उसके चेहरे पर हाथ रखा, जो कि बुखार से तप रहा था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं ठीक हूँ, चलो आओ मेरे साथ। जियान आयत को लिए अपने साथ लिए कमरे में आया। यहाँ आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। जियान आयत को अपने कमरे में बिठाकर दोबारा किचन में चला गया था और थोड़ी ही देर बाद उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाकर ले आया था। आयत भी ये देखकर हैरान थी कि उसे आयत की पसंद का कैसे मालूम है। आयत ने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया था, इसलिए जियान ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, जो वो अब खामोशी से खा गई थी। खाना खिलाकर उसने दराज से दवा निकालकर आयत को दी थी। वो भी उसने खामोशी से ले ली थी। अब तुम थोड़ी देर आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके अभी आता हूँ। फिर हम बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। जियान वहां से जाने लगा जब आयत ने उसका बाजू पकड़ लिया। मेरे पास रहे प्लीज, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आयत की बात सुनकर जियान भी उसके पास ही बेड पर बैठ गया और उसका सर अपनी गोद में रखकर हल्का हल्का दबाने लगा। थोड़ी ही देर बाद आयत सो चुकी थी। जियान भी वहां से उठकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। ये सब क्या है जियान? तुम इस लड़की को क्यों लेकर आए हो? तो तुम सब जानते हो तो फिर पूछने की वजह? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। उसके बाप से बदला लेने के लिए सब कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा बदला लेने का तरीका मेरी समझ से बाहर है। अगर तो तुम उस लड़की को बदला देने के लिए यहाँ लेकर आए हो, तो फिर इसे प्यार से अपने घर में क्यों सुला कर लाए हो? अपना बदला तो उससे और जिंदा लाश बनाकर भी उसके घर के बाहर फेंको। उसका बाप जब अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखेगा ना, तो वो खुद ही मर जाएगा। तुम भी तो उसे मारना चाहते हो ना, और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। अपनी बकवास बंद करो। अपने दोस्त की बात सुनकर जियान को गुस्सा आ गया। उसे गुस्से का मतलब समझते तुम्हें भी इस मोहब्बत से मोहब्बत हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। जियान ने नजरें चुराई थी और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अपने दोस्तों से सिगरेट पकड़कर वो पीने लगा। मान लो जियान सिकंदर कि तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। मेरा मशवरा मानो कि उसे अपने बदले के बीच में ना लाओ। और वैसे भी तुम्हारी दुश्मनी हैदर कुरैशी से है, तो बेहतर है कि तुम उसी से बदला लो।
मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि आयत एक मासूम लड़की है, उसे अपने बदले के लिए इस्तेमाल मत करना। वो जैसी भी है लेकिन उस शख्स की बेटी है, और मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं अच्छे से जानता हूँ, और मैं सोच चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। जियान अपनी बात कहकर वहां से जा चुका था। सुबह हो चुकी थी जब जियान अपने कमरे में वापस आया। आयत वैसे ही सो रही थी, गहरी नींद में। जियान ने उसे बुखार की दवा के साथ नींद की गोली भी दी ताकि वो जल्दी न जागे। जियान ने आगे बढ़कर उसके बाजू में उसे उठाया और घर से बाहर निकल गया। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये मेरी बेटी तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मेरी बेटी को क्या हुआ? क्या हो गया कुरैशी साहब? थोड़ा हौसला रखिए, सब कुछ बताऊंगा। पहले मुझे सिर्फ बताएं कि आपकी बेटी का कमरा कौन सा है, ताकि पहले इसके कमरे में छोड़ाऊं। आयत को उसके कमरे में लिटाकर जियान बाहर आया। हैदर कुरैशी भी उसके पीछे गुस्से से बाहर आए। अब बताना पसंद करोगे कि कौन हो तुम, और मेरी बेटी तुम्हारे साथ क्यों थी, और क्या हुआ ऐसे? कुछ नहीं हुआ आपकी बेटी को, बस कुछ ज्यादा ही नाजुक है। मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। जियान की ये बात सुनकर हैदर कुरैशी के होश उड़ गए और वो गुस्से से जियान की तरफ बढ़े। उन्होंने जियान को गिरेबान से पकड़ा। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? 1 मिनट में खड़े खड़े तुम्हें इस घर में यहाँ से गायब करवा सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। जियान ने गुस्से से उनके हाथों अपना गिरेबान हटाया था। बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। आपकी बेटी रात को मेरे साथ मेरे फ्लैट में मेरे कमरे में थी। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। जियान ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर हैदर कुरैशी को अपनी और आयत की कुछ तस्वीर दिखाई, जिसने अपने कमरे में आयत के सोने की बात ली थी। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। वो तो अपनी दोस्त के साथ गई थी। कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ये सब? तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मैं सायरा सिकंदर का बेटा जियान सिकंदर हूँ। जियान का नाम सुनकर कुरैशी साहब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। ऐसा नहीं तो कभी ख्वाब में भी नहीं उसने सोचा था कि सायरा का बेटा इतने सालों बाद उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और मैंने तुम्हारी बेटी के साथ वही सब किया जो मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया था। कुछ याद आया या मैं कुछ याद कर रहा हूँ? लेकिन फर्क इतना है कि तुम्हारी बेटी खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ गई थी। मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। कमीने इंसान, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के करीब आने की? करीब नहीं, बहुत करीब, जियान ने हैदर कुरैशी के कान में झुककर कहा। और इसके ये अल्फाज तो हैदर कुरैशी को और भी आग लगा गए थे। और जहां तक बात है मुझे मारने की, मुझे मारने से पहले ये जान लो कि तुम्हारी बेटी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। तुम्हारी सजा के लिए यही काफी है कि मैं अभी तुम्हारी बेटी को यहाँ छोड़कर चला जाऊं। उस सारी जिंदगी में मेरे लिए तन्हा रहेगी और तुम उसे देखकर तड़पते रहोगे। लेकिन वो क्या है ना कि मैं इतना बेरहम इंसान नहीं हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक डील है, उसमें थोड़ा सा फायदा है। मुझे धमकियां देने की बजाय खामोशी से बैठकर मेरी बात सुन लो, शायद तुम्हारी मुश्किल का कोई हल निकल आए। जियान बहुत सुकून से अपनी बात कह रहा था। क्या चाहते हो तुम? आखिरकार हैदर कुरैशी ने अपने पास ऊपर जब्त करते ही सवाल किया था। ज्यादा कुछ नहीं, तुम अपनी कंपनी के सारे शेयर्स मेरे नाम कर दो और अपना ये घर भी मेरे नाम कर दो। बदले में मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा। मैंने अभी कहा ना कि मैं इतना बेरहम नहीं हूँ। देखो, बदले में तुम्हारी बेटी को भी कबूल कर रहा हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तुम्हारी डील मंजूर नहीं, तो फिर कुछ नहीं, मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। और इसके बाद तुम सारी जिंदगी अपनी बेटी को रोता हुआ तड़पता हुआ देखते रहना और लोगों को उसके किरदार की सफाइयां देते रहना। क्योंकि जितना वक्त मैंने तुम्हारी बेटी के साथ गुजारा है, मेरे अलावा अब उसे कोई और कबूल नहीं करेगा। मुझे मंजूर है, लेकिन तुम मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं दोगे, उस बात की कोई गारंटी नहीं है मेरे पास। वो मेरे दुश्मन की बेटी है। तुम्हारे लिए तो यही काफी होना चाहिए कि मैंने उसे कबूल कर लिया। जियान अपनी बात कहकर वहां से उठा था। निकाह तो आज ही होगा और आज ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। उसके बाद तुम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना, क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ इसी घर में रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि उसे अपने घर को छोड़कर कहीं और को जाना पड़े। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। अचानक से उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। जब दोनों ने उस तरफ देखा तो आयत आहिस्ता से आंसू लिए वहां खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। वो भाग कर अपने कमरे में वापस चली गई
और ये सब कुछ देखकर जियान के दिल को कुछ हुआ। उसने यही सोचा था कि वह हैदर कुरैशी से उसका सब कुछ छीनकर अपना बदला ले लेगा। उसके बाद आयत से शादी करके एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेगा और आयत को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होने देगा कि उसके और उसके बाप के बीच में कितने इख्तलाफात थे। लेकिन आयत सब कुछ सुन चुकी थी। लेकिन इस वक्त जियान के लिए सबसे ज्यादा अहम उसका अपना बदला था, जिसका उसने 15 सालों से इंतजार किया था। 15 साल वो बदले की आग में जलता रहा और पल पल मरा था, और अब वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकता था। और फौरन ही आयत के पीछे उसके कमरे में गया। आयत, आप बहुत बुरे हैं। मुझे लगता है आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपने सिर्फ मेरे बाबा से बदला लेने के लिए सब किया था, और जो कुछ आपने नीचे बाबा से कहा उस सब कुछ झूठ था। क्यों किया आपने ऐसा? आयत रोते हुए जियान से पूछ रही थी। मैंने तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का मैं पाबंद नहीं हूँ। अब से थोड़ी देर बाद हमारा निकाह है। फैसला हाँ में कर देना, और खबरदार जो तुमने अपने बाप को कुछ भी सच बताया, मैं बाबा को सब सच बताऊंगी और मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। आयत ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अच्छा तो शौक से जाकर अपने बाप को सब कुछ बताओ, लेकिन उसके बाद तुम्हारा बाप और कुछ देखने और सुनने के दुनिया में काबिल नहीं रहेगा। उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। जियान ने अपना पॉकेट से गन निकालकर सामने रखी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने अपनी जुबान खोली या निकाह से इनकार किया तो तुम्हारे बाप को इसी वक्त गोली मार दूंगा। जियान कहकर वहां रुका नहीं था, फौरन कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि उसके लिए आयत को रोते हुए देखना मुमकिन नहीं था। थोड़ी ही देर बाद आयत का निकाह जियान से हो गया था। आयत कुरैशी से वो आयत जियान सिकंदर बन गई थी, लेकिन आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और उसने अपनी मोहब्बत को पाने की ख्वाहिश की थी, लेकिन इस तरह से नहीं। कुरैशी ने भी अपना सब कुछ जियान के नाम कर दिया था। जियान ने कुरैशी को उसी के घर के तक्के मारकर निकाल दिया था। उस घर को बंद करके वो आयत को लेकर अपने घर आ गया था, जबकि आयत अपने बाप को इस तरह बेघर होता देख टूट गई थी। और दूसरा, उसने जिस शख्स से मोहब्बत की थी उस शख्स ने उसे अपने बदले के लिए इस्तेमाल किया था। यही वो अपना मुहाफिज उसे समझती थी। उसी ने उसके साथ सबसे बुरा किया था। मुलाजमा ने उसे जियान के कमरे में छोड़ गई थी, जबकि जियान उसे घर छोड़कर कहीं चला गया था। आयत अपनी जगह से उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई, और उसने सुर्ख आंखों का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। जियान ने उसे पहनने के लिए कहा था, और आज वो दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे अपना आप से नफरत होने लगी थी। उसकी वजह से उसके बाप ने उसका सब कुछ छीन लिया था, जो कुछ उसने इतने साल लगाकर मेहनत से जमा किया था। आयत की बेवकूफी ने सब बर्बाद कर दिया था। अगर वो जियान की बातों पर यकीन न करती और अपने बाबा की बात मानती तो आज ये सब ना होता। वो मुसलसल रोती वहीं बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद जियान घर वापस आ गया। वो जानता था कि आयत मासूम है, नासमझ है, बेवकूफ है, और उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। जो कुछ भी हो चुका था उसे आयत को संभालना था। इसे फौरन कमरे से वापस आ गया, मगर जैसे उसने अपने कमरे में कदम रखा, सामने का मंजर देख उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आयत की क्या बचपन है, उसने नीचे फेंका। तुम्हें लग रहा है आपने मुझसे झूठ बोला। आपने अपने बदले के लिए मुझे इस्तेमाल किया। मेरी वजह से मेरे बाबा का सब कुछ उनसे छीन गया। मेरी गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। उन सब की वजह मैं हूँ, और जब मैं ही नहीं रहूंगी तो अब कैसे मेरे बाबा को तकलीफ दे पाएंगे। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन खुद को खत्म करके इन्हें तकलीफ से बचा सकती हूँ। जो आप उन्हें मेरा नाम देंगे। आयत, ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे दो, लग जाएगा तुम्हें। शाबाश। जियान ने से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे, ताकि उसके हाथ से कांच और टुकड़ा पकड़ सके जो उसने अपने हाथों से पकड़ा हुआ था और अपने हाथों की लकीरों पर लिखा था। जियान को अपनी तरफ आता देख आयत ने बिना सोचे समझे अपने हाथ की नस काट ली थी। आयत। जियान फौरन भागता हुआ उसके करीब आया और आयत को गिरने से पहले उसने थाम लिया था। आयत ने भी गुस्से और नादानी में एक कदम उठा तो लिया था, लेकिन उसे शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी। उसका पूरा हाथ खून से भर गया था, जो कि जियान की सफेद शर्ट को खून से रंग रहा था। मुझे दर्द हो रहा है। आयत ने रोते हुए जियान के बाजू को जोर से पकड़ा था। कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे पास, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जियान आयत को कुछ भी कहने नहीं दे रहा था। जियान ने उसे अपने बाजू में उठाया और कमरे से बाहर निकल गया था। जियान उसे वक्त हो हस्पताल ले आया था और आयत की जान बच गई थी, लेकिन कट काफी गहरा लग गया था और जियान के पास रखी कुर्सी पर वो बैठ गया और गौर से इसे देखने लगी।
जो कि नींद में थी। दिल ही दिल में उस बात का शुक्र कर रहा था कि वो वक्त पर पहुंच गया। अगर वो वक्त पर ना पहुंचता तो आज इस वाहिद रिश्ते को भी खो देता जिसने कभी जिंदगी में जीने का मौका दिया था। काफी देर वो इस तरह सोच में डूबा रहा जब आयत ने अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोली और जान को ऐसे देखकर उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। हाथ में भी शदीद दर्द था। जान को उस पर गुस्सा भी था और उस पर तरस भी आ रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास था। उसे वाकई अपने बदले के लिए आयत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आयत, मेरी बात सुनो। मानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन तुम सच नहीं जानती, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बाप के साथ ज्यादती की है। मैं शायद कभी भी तुम्हारे साथ की असलियत ना बताता, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था कि एक बेटी अपने बाप की कानूनी हसीयत पता चले, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आयत खामोशी से उसे सुन रही थी। जो कुछ तुम्हारे बाप ने किया, ये सजा उसके लिए कुछ भी नहीं है। आज से 15 साल पहले जब मैं 12 साल का था, तुम इस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। मेरे पापा तुम्हारे पापा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे। मेरे बाबा तुम्हारे पापा पर खुद से ज्यादा भरोसा करते थे और इसी बात का फायदा तुम्हारे बाबा ने उठाया और दौलत के लालच में उस शख्स की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए उन्होंने अपने भाई जैसे दोस्त का ही जान से मार दिया। मेरी आंखों के सामने तुम्हारे भाई बाप ने मेरे बाबा की जान ली थी, उन्हें मार दिया था और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को बेआबरू किया था। बच्चा था, कुछ कर नहीं सकता था। तुम्हारे बाप के कुछ आदमियों ने मुझे पकड़ लिया था और अपनी आंखों के सामने मैं अपनी माँ को रुस्वा होते देखा था और मैं कुछ नहीं कर पाया था। जियान की आंखों में आंसू थे। इन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया था और शख्स को ऐसी सजा दूंगा कि मैं उसे भीख मांगने पर भी मजबूर कर दूंगा। और फिर 15 साल मैंने जिस तरफ में गुजारे, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम्हारे बाप की दौलत से कोई फर्क नहीं है, लेकिन हकीकत कुछ और है। लेकिन हकीकत में ये सारी दौलत मेरे बाबा की है, इसलिए मैंने इससे दौलत वापस ले ली और कुछ इस वजह रख थी कि वो बिल्कुल कंगाल करके इससे बदला ले सको। लेकिन मेरा यकीन जानो, मैं तुमसे शादी करना, तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना, ये सब कुछ बदले का हिस्सा नहीं था। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे बाप को तकलीफ पहुंचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन मेरा इरादा कभी भी तुम्हें लेकर गलत नहीं था। पहले दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत है और पहले दिन से ही मैं तुम्हें इस रात तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। जो कुछ मैंने कहा था वो सच कर दिखाया। कुरैशी से बदला लेने के लिए मैं इस तुम्हारी सूरत नहीं छीनना चाहता था और जिससे मोहब्बत की जाती है उन्हें कभी भी रुस्वा नहीं किया जाता। आए तो अपने बाप का सच सुनकर ही हैरान थी। उसका बाप इतना गिरा हुआ हो सकता था। उसे आज अपने बाप से भी नफरत महसूस हो रही थी और जान से हमदर्दी। उसने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया था, उसके बाद भी अपने दुश्मन की बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। मेरे बाबा ने आपके साथ जो भी किया, आपका पूरा हक, आप उनसे बदला ले। मैं आपको कभी नहीं रोकूंगी। आप मेरे बाबा को जो सजा देना चाहे दे सकते हैं, बल्कि वो तो बाप कहलाने के भी लायक नहीं है। उस शख्स को उसके किए की सजा मिल चुकी है, अब वो दर दर की ठुकरे खा रहा है और उसकी यही उसकी सजा है। जियान बहुत सुकून से जवाब दे रहा था। आयत, तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी नहीं मुझे छोड़कर जाओगी और जो हरकत तुमने आज की है दोबारा ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। जियान उठकर बेड पर उसके करीब आकर बैठ गया और गुस्से से उसे देखने लगा। आई एम सॉरी, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। जियान ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया, उसके माथे पर लब रखे, बोसा दिया। मुझे दर्द हो रहा है हाथ पे। आयत ने दोबारा से रोते हुए अपना हाथ आगे किया था। जियान ने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया और दोबारा से अपने सीने पर लगा लिया। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना अपनी गुड़िया के पास, अभी ठीक हो जाएगा। जियान इस तरह से अपने साथ लगाए हुए था कि उसके बालों में हाथ फेरता रहा ताकि वो पुरसुकून होकर सो जाए, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी ही देर बाद आयत गहरी नींद में सो चुकी थी। जियान ने उसे वापस बेड पर लेटाया। कमरे में दरवाजा बंद करके वो भी आयत के पास बेड पर लेट गया, क्योंकि रात हो गई थी और डॉक्टर का कहना था कि सुबह आयत को डिस्चार्ज करेंगे, इसलिए रात उन्हें अपना हर काम आज ही करना पड़ेगा। जियान ने उसके माथे पर साथ लेटकर उसे हाथ रखा, उसे दोबारा किसी कीमती चीज की तरह अपने सीने से लगा लिया। अपने और आयत के ऊपर ब्लैंकेट ठीक से देकर सुकून से आंखें बंद कर ली थी।